नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी का शिक्षण शास्त्र और हम हमारी इकाई 3 के अंतर्गत में बात कर रहे थे गद्य शिक्षण की चुनौतियां एवं उनका समाधान। उसी को आगे लेते हुए हमने कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ा था और उसके समाधान के बारे में भी जाना था। हम उसी को आज कंटिन्यू करते हुए अन्य चुनौतियों के बारे में जानेंगे। तो अगली है गद्य पाठों में मौन वाचन। गद्य पाठों में मौन वाचन कब कराया जाना चाहिए? कब कराया जाना चाहिए? गद्य के अंतर्गत भाव ग्रहण की अपेक्षा विचार विश्लेषण तर्क को स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौन पाठ को विशेष माना जाता है, जबकि पद्य के अंतर्गत पुनः सस्वर वाचन को लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये बात कह रहा है कि गद्य पाठों में मौन वाचन कब कराना चाहिए, तो कुछ शिक्षा शास्त्रीय जो शिक्षाविद है वो उनका कहना है कि अनुकरण वाचन के तुरंत बाद मौन पाठ के लिए समय देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो कठिन शब्दार्थ है समझाने के बाद भी मौन पाठ का समय दिया जाना चाहिए। मतलब उनका कहना है मतलब 2 बार समय दिया जाए मौन पाठ करने के लिए। अगर दो बार अगर मौन पाठ का समय दिया जाएगा तो विचार विश्लेषण प्रश्न कब पूछे जाएंगे। और मौन पाठ से विद्यार्थी है वो अपनी समझ को विकसित करते हैं। उसके अंतर्गत जो पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई आ रही है उनको वो समझते हैं और उसके बाद तुरंत जो अध्यापक है उससे प्रश्न वो पूछते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है, उपरोक्त शब्द को उच्चारित किस प्रकार करते हैं, ये सारी चीजें हैं वो विद्यार्थी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन कहा यही जाता है कि जो मौन पाठ है वो काठिन्य निवारण होने के बाद जब विचार विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद मौन पाठ करवा दिया जाए। अगर समय रहता है तो अनुकरण के बाद भी या अनुकरण के समय भी मौन पाठ करने के लिए समय दिया जा सकता है विद्यार्थियों को। तो ये सारी चीजें एक कुशल अध्यापक के ऊपर आधारित रहती है कि वो समय का उपयोग करते हुए किस प्रकार विद्यार्थियों को मौन पाठ का अवसर देता है, जिससे कि विद्यार्थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि पढ़ने की गति से तीव्र गति मौन रहकर अक्षरों को पढ़ने की होती है। मतलब कि जो आंखें हैं वो तीव्र गति से उस चीज को पढ़ती है, बशर्ते जो हम लोग मुंह से पढ़ते हैं, मौखिक व्यक्त करते हैं, उससे ज्यादा आंखों की गति वो तेज मानी जाती है। दूसरी बात, किसी गद्य पाठ में मौन वाचन कितनी बार होना चाहिए? यहाँ पर कब कराया जाना चाहिए, यहाँ पर कितनी बार होना चाहिए? तो बहुत से शिक्षाविद है ये मानते हैं कि मौन पाठ है वो दो बार अवसर दिए जाने, जैसे कि मैंने बताया कि अनुकरण के बाद और कठिन निवारण के बाद मौन वाचन का समय दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि विद्यार्थियों की समझ है, यहाँ पर कक्षा की जो स्थिति है वो ये कह सकते हैं हम लोग कि कोलाहल वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि 2 बार जब समय दिया जाएगा तो विद्यार्थी उसको रुचि से नहीं पढ़ेंगे और वो समझेंगे नहीं, क्योंकि एक ही चीज आप उसको दोबारा पढ़ने के लिए दोगे तो इसका कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए एक बार मौन वाचन का समय दिया जाना चाहिए। अगर समय हो तो पुनरावृत्ति जब प्रश्न किए जाते हैं तो उसके बाद अगर समय रहता है तो कक्षा की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मौन वाचन करने के लिए विद्यार्थियों को समय दिया जा सकता है। तो एक बार मौन वाचन होना चाहिए और समय हो जाए तो पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का अवसर दे देना चाहिए। फिर है गद्य पाठों में भाव व्याख्या या विचार विश्लेषण अथवा वस्तु विश्लेषण होना चाहिए या नहीं। तो
गद्य पाठ के अंतर्गत भाव व्याख्या या विचार विश्लेषण होना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग बात कर रहे हैं भाव व्याख्या की, और हम लोग जो पद्य की बात करते हैं तो वहाँ उसके भावार्थ को समझना, उसके सौंदर्य की अनुभूति हम लोग वहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भावपूर्ण व्याख्या, जो कहानी है, नाटक है, गद्य की जो गद्य विधा के अंतर्गत जो जो कृतियाँ आती है उनको समझने के लिए उनके भावों की व्याख्या करना बहुत ही आवश्यक होता है। अध्यापक है अपने पठन के दौरान इन भावों की व्याख्या वो करता है और उन्हीं पर आधारित विचार विश्लेषण प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्गत कितनी समझ विकसित हुई है ये पूछता है। तो ये दोनों ही चीज उसके अंतर्गत आवश्यक मानी जाती है। फिर है, यदि गद्य पाठ को एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया जाता है, तो बोध प्रश्न तथा पुनरावृत्ति के प्रश्नों में से किसी एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाए या दोनों प्रकार के। देखिए दोनों बात करेंगे। बोध प्रश्न है यानी कि विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया यह जाना है, और पुनरावृत्ति प्रश्न उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। जो उद्देश्य पूर्व में निर्धारित किए होते हैं अध्यापक ने, उन्हीं उद्देश्यों पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। तो दिखती बात है, बोध प्रश्न यानी जानने की बात की जा रही है, जहाँ पर एक शब्दांश के आधार पर ही हम लोग विषय वस्तु की जानकारी विद्यार्थियों से लेते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना जाना है। और पुनरावृत्ति प्रश्न है वो हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, पर्टिकुलर जो उद्देश्य थे उन्हीं पर आधारित हम लोग वो प्रश्न बनाते हैं। तो दोनों प्रश्न अपनी जगह अलग अलग महत्व रखते हैं और इन्हीं पर आधारित वो प्रश्न बनते हैं। तो बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न दोनों ही बनाए जाने चाहिए। फिर है, अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न में कितने और किस प्रकार के होने चाहिए। देखिए पहली बात तो पुनरावृत्ति प्रश्न कितने होने चाहिए, तो ये अध्यापक पर आधारित होता है। अध्यापक है अपने उद्देश्यों के आधार पर इन प्रश्नों को बनाता है। और ये किस प्रकार के होने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत मिलान, इससे संबंधित ये प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग आपको पाठ योजना जब बनवाई थी उसके अंतर्गत हम लोग समझा चुके हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न है कितने होते हैं, तो कोई ये एकदम ये कह सकते हैं जो कठिन है उसके अंतर्गत अधिक प्रश्न बनाए जाएंगे, और जो सरल विषय वस्तु है उसके अंदर अपेक्षाकृत कठिन के सरल बनेंगे। ठीक है, और किस प्रकार के, जो कि आप लोग बना चुके हैं तो आपको ज्ञात है कि कितने प्रश्न बनाए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर है श्यामपट्ट सार को विद्यार्थियों को किस समय लिखने देना चाहिए। तो यहाँ पर भी शिक्षाविदों के दो मत होते हैं कि जो श्यामपट्ट सार है वो विद्यार्थियों को अध्यापक जब लिखे तो साथ साथ में लिखने दिए जाए, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो पाठ अध्यापक लिख ले उसके बाद विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए लिखने का। तो दोनों में प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर अध्यापक है वो साथ साथ में लिखने के लिए देता है, तो विद्यार्थी है उस कार्य को करने के बाद कक्षा में
बातचीत या वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अध्यापक किसी कारण क्या करता है, उन्हें खुद लिखने के बाद उन्हें समय देता है लिखने का। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब अध्यापक लिखता है 5 मिनट तो उसे लिखने का समय लगता है उसके बाद विद्यार्थियों को लिखने के लिए वो 7 मिनट अलग देता है। मतलब कि एक उदाहरण है कि 5 मिनट में वो खुद लिखता है और 7 मिनट विद्यार्थियों को लिखने। कोई बच्चे धीरे लिखते हैं, कोई तीव्र गति से लिखते हैं, तो ये समय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है अपेक्षाकृत साथ साथ में लिखने के। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक तरीका है वो यही कहता है कि अध्यापक लिखे और विद्यार्थियों को भी साथ साथ लिखने दे, क्योंकि अध्यापक अपने मन से लिख रहा है इसलिए उसकी गति ज्यादा तीव्र होगी विद्यार्थियों से, और विद्यार्थी है वो उस देखकर नकल करके लिख रहे हैं तो वो धीरे लिखेंगे। इसीलिए साथ साथ में मनोवैज्ञानिक जो ढंग है वो ये कहता है कि श्यामपट्ट सार है वो विद्यार्थियों को अध्यापक जब लिख रहा है उसी समय लिखने दिया जाना चाहिए। फिर है लास्ट हमारी जो चुनौती है वो है शिक्षक कक्षा का निरीक्षण किस समय करें। शिक्षक कक्षा का निरीक्षण कब करें। तो शिक्षक को अनायासी कक्षा में घूमते हुए निरीक्षण नहीं करना है। जब वो श्यामपट्ट पर लिखे तो दिखती बात है जो अध्यापक है उसकी गति तीव्र होगी, वो फटाफट लिखते हुए ध्यान देगा कि विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी शुद्ध लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार से निरीक्षण कर सकता है। ऐसा नहीं कि सारा काम खुद ने लिख दिया फिर विद्यार्थियों को लिखने दिया फिर घूम के अनायासी निरीक्षण कर रहा है। तो इस प्रकार से नहीं करना। निरीक्षण करने के लिए एक अध्यापक को कुशलता को अपनाना होगा और समय रहते या यथा समय निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे गद्य शिक्षण की चुनौतियां एवं उनके समाधान। अब आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखिए। गद्य शिक्षण की चुनौतियां और उनका समाधान क्या होगा स्पष्ट करें। गद्य शिक्षण की चुनौतियां और उनका समाधान क्या होगा इस बात को आपको स्पष्ट करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। और इस महामारी के दौर में बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।